जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए सर्कुलर आते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सलूशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज को लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। फरवरी की पेंशन मिलेगी 29 तारीख को, थर्सडे के दिन, स्पर्श पेंशनर को। दोस्तों, ये तो कॉमन जानकारी है कि आपको स्पर्श की जो पेंशन है वो महीने के लास्ट डे में मिलती है। इस बार भी आपको फरवरी की पेंशन 29 तारीख को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो मैं आपको देता हूं। फरवरी की पेंशन रुकेगी किन पेंशनर की? जिनकी जनवरी की पेंशन नहीं आई है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर है जिनको जनवरी की पेंशन नहीं मिली है। अभी पड़ोस में हमारे एक अंकल है, उनको अभी तक जनवरी की पेंशन नहीं मिली है। तो दोस्तों, वो पेंशनर बहुत ही परेशान है जिनको जनवरी की पेंशन नहीं मिली है। तो एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपकी जनवरी की पेंशन नहीं आई और आपने अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा तो आपकी फरवरी की भी पेंशन रुक सकती है। और यह बताया नोडल ऑफिसर ने। जैसा आपको पता है, जिन पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में सबमिट नहीं हुआ था, दिसंबर में भी सबमिट नहीं हुआ था, तो दोस्तों आप सबमिट कर सकते थे 31 जनवरी 2024 तक। जैसा कि आप स्पर्श का ये मैसेज भी देख रहे हैं जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। अब इसमें पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था 31 जनवरी 2024 तक। लेकिन दोस्तों, कुछ पेंशनर की जनवरी की पेंशन इसलिए नहीं आई क्योंकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं था स्पर्श पे। उन्होंने अपनी तरफ से तो सबमिट कर दिया, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ स्पर्श पे, तो इस वजह से भी उनकी जनवरी की पेंशन नहीं आई। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते तो आपकी फरवरी की पेंशन रुक सकती है। जनवरी की तो आपको नहीं मिली, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी फरवरी की भी रुक सकती है। तो तुरंत सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें और अपना स्टेटस भी चेक करें कि आपकी ड्यू डेट कब है। अगर हो गया लाइफ सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन जिनको जनवरी की पेंशन नहीं मिली वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक करें। हो सकता है कि कुछ और दिक्कत हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होने की वजह से आपकी पेंशन रुकी हो। यह आपको क्लियर करना है और देखना है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जून 2023 का एमएससीपी हवलदार का स्पर्श पीपीओ मिला। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। मैंने एक पीपीओ निकाला है और यह पीपीओ है जून 2023 का, जो पेंशनर रिटायर हुआ है एमएससीपी हवलदार रैंक से। अब इससे मुझे आइडिया हो गया कि ओआरओपी 3 में एक एमएससीपी हवलदार की पेंशन कितनी होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। साइड में मैं आपको पीपीओ भी दिखा रहा हूं और ये रिटायरी हैं 2023 के। और आपको पता है ओआरओपी 3 पेंशन टेबल कैसे बनाई जाएगी? जो 2023 में पेंशन आए या पेंशनर, उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाएगा, उसका एवरेज निकाल के आपकी पेंशन बनाई जाएगी। तो दोस्तों, मैंने एक पीपीओ प्राप्त किया है, एक पीपीओ लिया है जून 2023 का। अब दोस्तों, इसमें जो इनका रैंक है वो है एमएससीपी हवलदार का, और इनकी मैक्सिमम पेंशन सेट करी है, यानी पेंशन सेट करी है 24,875। दोस्तों, ये है मैक्सिमम पेंशन। कुछ ऐसे भी एमएससीपी हवलदार हैं जो 25,000 पेंशन ले रहे हैं अभी 2023 में, 25,000। लेकिन दोस्तों, जो भी ये पेंशन है ये मैक्सिमम पेंशन है। अब दोस्तों, मैंने इससे आइडिया लगा लिया कि एक एमएससीपी हवलदार की पेंशन ओआरओपी 3 में कितनी होगी, कितनी उसकी बढ़ेगी। दोस्तों, अब इसका मतलब है ओआरओपी 3 में सिपाही, नायक और हवलदार की पेंशन बढ़ेगी, इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 16 साल से ऊपर। तो जितने भी ये पेंशन आ रहे हैं सिपाही, नायक, ये एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेके आ रहे हैं और इनकी पेंशन बढ़ रही है 2023 में, और इसी का फायदा मिल जाएगा ओआरओपी 3 में। पुराने पेंशनर को भी फायदा मिल जाएगा, ये मैं आपको बहुत पहले से ही बताता आया हूं। तो दोस्तों, इस पीपीओ ने यह भी क्लियर कर दिया
कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है ओआरओपी 3 में। यानी एक एमएससीपी हवलदार की पेंशन है 24,875, यानी मिनिमम पेंशन 21,436 और मैक्सिमम पेंशन है इस पीपीओ में 24,875। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आता है 46,311 और इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनती है 23,156। यानी ओआरओपी 3 में एक एमएससीपी हवलदार की पेंशन 23,000 या 24,000 के आसपास होगी। ये मैं आपको बहुत पहले से ही समझाता आया हूं। तो इसके हिसाब से सिपाही और नायक की भी पेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सिपाही नायक पेंशन लेके आ रहे हैं एमएससीपी हवलदार की। भले ही ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में इनकी रैंक के हिसाब से पेंशन मौजूद हो, लेकिन बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। इस पीपीओ के आधार पे एक एमएससीपी हवलदार की पेंशन हो रही है ओआरओपी 3 में 23,156, इसी के आसपास या फिर इससे थोड़ी और भी बढ़ सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएससी के पेंशनर को एमएससीपी दिलाने के लिए हो रही है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, डीएससी के जो पेंशनर हैं उनको एमएससीपी दिलवाने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो पेंशनर्स 1/1/16 से पहले आए हैं, दोस्तों एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं जिसमें डीएससी के पेंशनर को रिकॉर्ड ने मना कर दिया था कि आपको एमएससीपी मिलेगी अगर आप 1/1/16 के बाद आए हैं। 1/1/16 से अगर पहले आए हैं तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी 16 साल से ऊपर थी, तो इनको हवलदार की मिलनी चाहिए थी एमएससीपी, लेकिन रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया चूंकि ये आए थे 2016 से पहले। तो दोस्तों इसकी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, इनका केस भी हमने लिया है और कुछ लेटरों के बेस पे हम ये कोशिश करेंगे कि इनको एमएससीपी मिल जाए हवलदार की। डीएससी के पेंशनर को जो 1/1/16 से पहले आए हैं, 1/1/16 के जो बाद आए हैं उनको तो मिल ही रही है, लेकिन जो 1/1/16 से पहले आए हैं उनको रिकॉर्ड मना कर रहा है। तो इनके केस को हम देखेंगे, अगर पॉसिबल होता है तो हम इनको एमएससीपी दिलवाएंगे डीएससी के पेंशनर को। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर अगर विदेश जा रहे हैं तो पेंशनर अपनी दवाइयों का कोटा साथ ले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो कई बार विदेश जाते हैं कई कई महीनों के लिए, कई कई सालों के लिए, और दोस्तों वहां पर उनका ईसीएचएस की दवाइयों का कोटा खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस पर एक लेटर है जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। इसके अनुसार अगर आप भारत छोड़कर कई विदेश जाते हैं और आपकी दवाइयां खत्म हो रही है तो दोस्तों आप अपने कोटे को पूरा कर सकते हैं अपने पॉलीक्लिनिक जाकर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे ईसीएचएस का कार्ड या फिर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, यानी वैलिड प्रूफ कि आप किस वजह से बाहर जा रहे हैं और आपको क्या बीमारी है जिसकी वजह से आप अपना दवाई का कोटा ले जाना चाहते हैं साथ में। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी या फिर वीजा की कॉपी भी आप दिखा सकते हैं कि मैं इस कंडीशन में बाहर जा रहा हूं, मेरे को इतना टाइम लगेगा, तो मुझे दवाइयों का कोटा चाहिए जो भी मुझे बीमारी है। तो इस कंडीशन पे आपको दवाइयां मिल जाएंगी और आप अपने साथ दवाइयां ले जा सकते हैं कहीं बाहर या फिर अब्रॉड, जहां भी आप जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सुविधा है पेंशनर के लिए जो कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो वो अपना दवाइयों का कोटा साथ ले जा सकते हैं, भारी मात्रा में उनको मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे एंट्री लेवल पे का एरियर मिल गया 1,40,753। जी हां दोस्तों, इन पेंशनर का मेरे पास कमेंट आया था यूट्यूब के वीडियो में और इन्होंने मुझे बताया कि सर आपकी वजह से मेरे को एंट्री लेवल पे का एरियर मिल गया। क्योंकि दोस्तों मैं कई बार ग्रुप में एंट्री लेवल का जो फॉर्म है वो भेजता रहता हूं और पहले भी भेजा है, तो कुछ पेंशनर को वो फॉर्म मिला, उन्होंने वो फॉर्म भरा और रिकॉर्ड को भेज दिया। तो दोस्तों कई पेंशनर ने कार्रवाई करी और उनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिला। तो उसी पेंशनर में से एक ये पेंशनर थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया और इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कहा है। दोस्तों मैं तो सिर्फ आपको गाइड करता हूं, सही रास्ता दिखाता हूं, बाकी जो भी आप काम करते हैं वो खुद करते हैं और आप अपना हक ले लेते हैं, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में कहा था। तो ऐसे ये पेंशनर थे जिनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिल गया। मैं आपको एक साइड में फॉर्म दिखा रहा हूं एंट्री लेवल पे का, आप इसे भरकर अपने रिकॉर्ड को दीजिए, तब आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिल पाएगा। तो दोस्तों इनको मिला 1,40,753, यानी इनकी जो रैंक है वो 1/1/2006 को सिपाही थी
और इनको अपनी बेसिक पे के अनुसार कम में फिक्स करा गया था। तो इस वजह से इनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिला और 1,40,753 रुपए इनको मिले एंट्री लेवल पे के। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, सही तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं और आप अपना हक ले सकते हैं। फिर दोस्तों लिखते हैं, ऐसे ही सबकी मदद करते रहिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं हर एक पेंशनर की मदद कर पाऊं, हेल्प कर पाऊं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अमर उजाला की खबर, बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिवार को मिल सकती है पेंशन या फिर अन्य सुविधाएं। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर अभी ड्यूटी के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु होती है तो दोस्तों उनके परिवार वालों को पूरा मुआवजा नहीं मिलता, यानी पेंशन नहीं मिलती और भी कुछ चीजें नहीं मिलती। यानी जो एक सामान्य सैनिक होता है उसकी जो फैसिलिटी है जो उसके परिवार को मिलती है वो अग्निवीरों के परिवार को नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसी पर सिफारिश करी गई है और दोस्तों ये सिफारिश करी गई है संसदीय समिति द्वारा कि जिस तरीके से जो सैनिक हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिलता है, पेंशन मिलती है, तो ऐसी जो अग्निवीर का परिवार है उनको भी सब सुविधाएं मिले, पेंशन भी मिले और जो अन्य मुआवजा है, जो अन्य भत्ते हैं वो भी मिले, ताकि अग्निवीरों को कोई दुख ना हो। क्योंकि दोस्तों अग्निवीर भी कहीं ना कहीं देश की सेवा करते हैं, भले ही उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है, उनका पीरियड कम है, लेकिन करते तो देश की सेवा ही है। तो उनको भी सामान्य सैनिकों की तरह पूरा दर्जा मिले उनके परिवारों को, अगर ड्यूटी के दौरान किसी सैनिक की मृत्यु होती है जो कि अग्निवीर है। तो दोस्तों ये मामला उठाया है संसदीय समिति ने और दोस्तों मैं भी इनका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये भी सामान्य सैनिक की तरह अग्निवीर हैं जो देश के लिए रक्षा करते हैं। तो इनको भी पूरा साजो सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि इनके परिवारों को भी पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है या आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मैं आपके लिए जानकारी लाता रहता हूं, आपके वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारी, पुरानी जानकारियां, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।